जय हिंद साथियों। आज हम पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और टॉपिक को बहुत ही डीप तरीके से भी पढ़ा जाएगा और ट्रिकी तरीके से भी पढ़ा जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। स्टडी पॉइंट क्या रहने वाले हैं? भारत में पंचायती राज का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, ब्रिटिश काल हो, स्वतंत्रता के समय पंचायती राज व्यवस्था कैसी हुई, महत्वपूर्ण समिति व संशोधन कब हुए, ग्राम पंचायत और नगर पालिका में अंतर क्या होता है, ठीक। और वन लाइनर आपके ऑब्जेक्टिव भी इसमें रखे गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो यदि आपको जल्दी है तो वीडियो में राइट हैंड पे 3 बटन है, वहाँ से क्लिक करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। और वरना आपको अच्छे से समझना है तरीके से तो आप ध्यान से इसको समझ के चलेंगे, ठीक। अब पहले शुरुआत करते हैं हम वैदिक काल से। वैदिक युग में यानी कि वैदिक काल में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। पंचायत के लिए कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? पंचायतन। पंचायतन का अर्थ होता है, देखो, पंचायतन यानी कि 5 व्यक्तियों का समूह। तो सबसे पहले पंचायत शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक युग में। वैदिक युग में ही एक शब्द ग्रामिक और एक शब्द दशप मिलता है। ग्रामिक का अर्थ है ग्राम का मुख्य अधिकारी। तो ग्राम का मुख्य अधिकारी जिसे ग्रामिक कहा जाता था वो कहाँ मिलता है? वैदिक युग में। 10 ग्रामों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दशप कहा जाता है। वो भी कौन से युग में? वैदिक युग में। तो आपका वैदिक युग क्लियर, ठीक। 3 शब्द, पंचायतन 5 व्यक्तियों का समूह, ग्रामिक ग्राम का मुख्य अधिकारी, और दशप 10 ग्रामों का यानी कि 10 गाँव का जो प्रमुख होगा वो दशप होगा। प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य पंडित, अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। नगर को इसे पुर कहा जाता था। प्राचीन काल में नगर को क्या बोला जाता था? पुर। तो क्वेश्चन बन सकता है पुर क्या था? तो प्राचीन काल में पुर को क्या कहा जाता है? नगर, या नगर को पुर कहा जाता है, ठीक है ना। पुर समझ में आ गया। नगर प्रमुख कौन होता था? नगर का प्रमुख नागरिक होता था। कौन होता था? नागरिक। कौन से युग में? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में, ठीक है। नगर को पुर बोला गया और उसका प्रमुख नागरिक हुआ, ठीक है। और प्राचीन काल में पंचायत का उल्लेख कहाँ मिलता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। चाणक्य ही जो है कौटिल्य पंडित है, ठीक है, कौटिल्य। अब जबकि गुप्त काल में, प्राचीन काल की बात हो रही है तो गुप्त काल में ग्राम का प्रधान को ग्रामपति बोला जाता था। तो ग्रामपति कौन होता था? ग्राम का प्रधान। कब? जब गुप्त काल चल रहा था। जिलाधिकारी को क्या बोला जाता था? विषयपति। जिलाधिकारी क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था, ठीक है। अब मध्यकाल की बात करें, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था जिन्हें विलायत कहते थे। तो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। प्रांतों को क्या बोला गया? विलायत। तो विलायत शब्द कहाँ रिलेटेड है? मध्यकाल में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और सुल्तान थे, मोमडन थे। तो विलायत शब्द एक उर्दू भाषा का शब्द की तरह आप समझ सकते हैं इसे। तो विलायत यानी कि पंचायतों में विभक्त था, उन्हें क्या बोला गया? विलायत बोला गया, ठीक है। उस समय ग्राम के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। तो आप ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। 3 अधिकारी कौन कौन? एक तो मुकद्दम होता था। मुकद्दम को क्या बोला जाता है? ये प्रशासन के लिए नियुक्त होता था। कौन? मुकद्दम। मुकद्दम कौन था? एक प्रशासन अधिकारी था। पटवारी राजस्व संग्रह के लिए होता था। राजस्व जो संभालता था उसे क्या बोलते हैं? पटवारी बोलते थे। कब? मध्यकाल में। चौधरी क्या होते थे? पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए, चौधरी को नियुक्त किए जाते थे। तो चौधरी कौन थे भाई? जो पंच होते थे ना ग्राम में पंचायतों के लिए, तो उनके समाधान या विवादों के समाधान के लिए हम चौधरी को नियुक्त करते थे। कब? मध्यकाल में। तो मुकद्दम, पटवारी और चौधरी, ये कौन थे भाई? मध्यकाल के ग्राम सभा में जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे। मुकद्दम प्रशासन के लिए, पटवारी राजस्व संग्रह के लिए, और चौधरी ग्राम पंचायत में जो विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए होते थे, ठीक है। तो आगे है पॉइंट, मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि मध्यकाल में कोई उल्लेख नहीं है। बात करते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई।
यानी कि अब स्वायत्तता नहीं थी, उनको स्वतंत्रता नहीं थी, तो उनकी समाप्त कर दी गई। फिर 1870 ईस्वी में भारत के प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। कौन सी संस्थाएं उद्भव हुई? प्रतिनिधि, यानी कि इनका प्रतिनिधित्व कोई ना कोई कर रहा था। 1870 में मेयो, लॉर्ड मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। किसके समय? जो लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव आया, कब? 1870 में। इसलिए लॉर्ड मेयो को भारत में विकेंद्रीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में विकेंद्रीकरण का जन्मदाता लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो प्रस्ताव कब आया? 1870 में। किससे संबंधित था? स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि से। यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। देखो, प्रस्ताव तो मेयो ने कर दिया कि इनका विकास किया जाएगा, लेकिन जो ढांचा प्रदान किया लोकतांत्रिक, वो किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। लॉर्ड मेयो 1870, 1882 लॉर्ड रिपन। 12 साल बाद रिपन आ गए। ठीक है, रिपन लिखा हुआ भी ऐसे, ये देखो रिपन, तो 12 साल बाद किसके? लॉर्ड मेयो के। सभी बोर्डों में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत होने चाहिए, को अनिवार्य कर दिया गया सभी बोर्डों में। और अध्यक्ष भी ऐसे ही चुना जाना था, यानी कि इन्होंने अध्यक्ष को चुनना और बोर्ड के सदस्यों को चुनना। निर्वाचित गैर अधिकारी थे, उनको 2/3 बहुमत से अनिवार्य कर दिया, और अध्यक्ष भी ऐसे ही चुना जाने लगा। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा एक टाइप से अधिनियम है, जिसमें इन्होंने अपने घोषणा कर दी कि 2/3 गैर अधिकारियों द्वारा अनिवार्य कर दिया गया बोर्डों में निर्वाचन के लिए, और अध्यक्ष भी ऐसे ही चुना जाएगा। तथा रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने दिया? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। जैसे लॉर्ड मेयो को क्या बोला जा रहा है? भारत में विकेंद्रीकरण का जन्मदाता। तो केंद्रीकरण करना शुरू किसने किया? मेयो ने। और स्थानीय स्वशासन को ढांचा प्रदान किसने किया? रिपन ने। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के महत्व को चिन्हित करने का काम वो क्या है? CEH होबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन द्वारा। तो ग्राम पंचायतों के महत्व को चिन्हित करने का काम किसका है? रॉयल कमीशन का। रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में आया? होबहाउस की। ठीक है ना, आजकल पता है आपको होब हाउस, सारे हाउस कैसे चाहिए? रॉयल चाहिए। रॉयल कमीशन किससे? ग्राम पंचायत से। पंचायतों में भी, गांव में भी लोग बाग रॉयल कमीशन, रॉयल हाउस बनाने लगे। तो आपको यहाँ पॉइंट ध्यान रखना है। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। इसके द्वारा स्थानीय सरकार के विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि जो आपके विषय थे स्थानीय सरकार के, तो उन्हें किस में लिया है? प्रांतों में। ठीक है, प्रांतों में कर दिया गया। 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायती अधिनियम को पारित कर लिया था। तो 8 प्रांत थे 1925 तक। 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पारित कर लिया था, लेकिन इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ये 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रांत थे और देशी रियासत थी, उन्होंने सबने किया। 8 प्रांत और 6 देशी रियासतों में से पारित कर लिया था, लेकिन इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तक को आप पढ़ा हुआ थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद की अवधि, यहाँ से आपको बहुत चीज़ें लगेंगी, यहाँ आपने पढ़ा भी है, इम्पोर्टेंट भी है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में क्या क्या हुआ? संविधान, जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947, तो संविधान के जो अनुच्छेद 40 आर्टिकल थे, जो विभिन्न देशों का अध्ययन किया गया, वहाँ से संविधान से अनुच्छेद लिए गए। जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, उसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद पंचायतों का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 40। ठीक है, और अनुच्छेद 246 में 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, 246 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और इसमें क्या बोला गया कि जो
इससे संबंधित स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होगा। तो आर्टिकल 40 पंचायतों का उल्लेख, आर्टिकल 246 स्थानीय स्वशासन के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 40 है जो आपका पंचायत का उल्लेख है, उसको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। क्यों? क्योंकि जो आपके नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 आते हैं, 36 से 51 आते हैं। अब आर्टिकल 40 की बात है तो इसके बीच में पड़ रहा है, तो बीच में पड़ रहा है तो इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कब? महात्मा गांधी की जयंती पर, कब? 2 अक्टूबर 1952 पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया। तो CPD को लागू कब किया? CDP को 2 अक्टूबर 1952 को। किस पर? गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर। यह इटावा परियोजना से प्रेरित थी, ठीक है ना, इटावा परियोजना से प्रेरित थी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किससे प्रेरित था? इटावा परियोजना से संबंधित था, ठीक है। यहाँ से अब CDP के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब हुई? 1953 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, CDP के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और इसके सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अब विस्तार भी तो करना था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, तो विस्तार करने के लिए विस्तार सेवा चाहिए थी, 1953 में शुरू की गई। उसके बाद 1957 तक आते आते राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में, ठीक है। गठन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इस समिति ने CDP की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी की कमी बताया था, कमी थी। समिति में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया गया। किसने? बलवंत राय मेहता ने। देखो, बलवंत राय मेहता, तो 3 शब्द लगे हुए हैं इसमें। तो 3 स्तरीय समिति थी, कौन सी? बलवंत राय मेहता। 3 स्तरीय समिति कौन कौन सी थी? तो 3 स्तर पूछे जाते हैं आपको, 4 ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा 3 स्तरीय समिति से संबंधित नहीं है। जैसे पहला स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनेगी, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, ठीक है। देखो, गांव सबसे छोटा तो ग्राम पंचायत, प्रखंड फिर ब्लॉक में चले गए तो पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको हेर फेर कर देता है एग्जामिनर, तो आपको बहुत सटीकता से याद रखना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, जिला स्तर पर जिला परिषद है, काउंसिल है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम, तो शुरू कब होती है ये योजना? सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। तो नागौर जिला कहाँ है? राजस्थान में। तो शुरू कहाँ से होती है? राजस्थान से, 2 अक्टूबर 1959 को। तो बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय थी। 3 स्तर आपको ध्यान रखने हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड पर यानी कि ब्लॉक पर पंचायत समिति और जिला पर जिला परिषद, ठीक है। यहाँ तक जैसे कि 1957 में बलवंत राय मेहता आई, ठीक है। इसके 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आती है। ये अशोक मेहता समिति क्या करती है कि इसका विभाजन द्विस्तरीय करती है। कौन कौन से में? जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है। उसमें कौन कौन से थे? ग्राम था यानी कि गांव, ब्लॉक और जिला, ठीक है। इसने 2 बोला, एक तो जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है, अशोक मेहता समिति। अब बात करते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन की विशेषता क्या थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, देखो अशोक लिखोगे ना जब, तो 2 आ रहा है तो अशोक मेहता समिति, या आप अशोक मेहता लिखोगे, अशोक मेहता 2 शब्दों में काम निमट रहा है तो 2 स्तरीय समिति। कब? 77, देखो 7 7 एक जैसे आ रहे हैं, तो 1977 में अशोक मेहता समिति और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, ये याद हो जाएगा।
अब 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या है? इसके द्वारा संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया गया। अब 2 संविधान संशोधन हुए, 2 नए भाग बने, भाग 9 और भाग 9 कै। भाग 9 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसमें क्या जोड़ा गया? पंचायत। तो पंचायत का संबंध किससे? 73वें संविधान संशोधन से। भाग 9 देखो, पंचायत 5 प्लस आयत में कितना था? 4, 5 4 9, तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक ये कवर हो जाएगा ट्रिक से। उसके बाद जो आपका अगला वाला है भाग 9 का, वो 74वां संविधान संशोधन है, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नोट में क्या ध्यान रखना है? 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि एक तो ग्राम, मध्यवर्ती में बोलेंगे क्या? प्रखंड बोलो, तालुक बोलो, मंडल बोलो, ब्लॉक बोलो, अलग अलग एरिया में। तो ग्राम, ये दूसरा पॉइंट ये, और जिला को लागू किया गया है। कहाँ पर? 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 पद आरक्षित हैं, रिजर्व रखे गए हैं। प्रतिनिधियों के लिए समान 5 वर्षीय कार्यकाल होगा। प्रतिनिधि जो भी पंचायत में खड़ा होगा, प्रधान हो गया जैसे, तो 5 वर्षीय कार्यकाल होगा। निकायों की विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। यानी कोई भी निकाय सिस्टम चल रहा है और यदि विघटन हो जाता है तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में चुनाव कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संविधान संशोधन द्वारा एक जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है। कौन से विधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा जिला योजना समिति का जो है प्रावधान किया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? दोबारा से रिवीजन करते हैं। 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, विषय कितने हैं इसमें? 29। 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन, विषय कितने हैं? 18। देखो, 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993, तो इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कवर। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 93 में। 74वां कब हुआ? ये भी 93। सन एक ही है दोनों का। भाग 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में है और 74वां भाग 9 का में, यानी कि ए में। ठीक है, ये पार्ट है इसका अंदर का। ट्रिक 73 में बीए पास किया तो 73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और PV के राव समिति और सिंधवी समिति, ये सब के सब 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपके समिति चारों की चारों ध्यान होनी चाहिए। बीए में पास किया, बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक, पास से PV के राव समिति और सा से सिंधवी समिति, यहाँ तक ध्यान रहेगा आपको। तो अब देखते हैं लोकल जो गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, उसका विभाजन कैसे है। ये ग्राम पंचायत, इधर शहरी है, यानी कि ये नगर पालिका वाले क्षेत्र हो गया और ये ग्रामीण वाला। ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवक होता है, प्रधान हो गया, उसके ऊपर वीडियो। फिर ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, वीडियो बैठता है, और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत में 3 लेवल ऐसे बटे हुए हैं, जबकि शहर में एक छोटा शहर, मध्य शहर, बड़ा शहर। छोटा शहर में तहसील, मध्य शहर में नगर परिषद अध्यक्ष होते हैं, उसका अध्यक्ष होगा, इसमें चीफ ऑफ म्यूनिसिपल होगा, और जो बड़े शहर होंगे, राजधानी होगी, नगर निगम होंगे, उनके लिए महापौर या मेयर होंगे। 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे वो बड़ा शहर में आएगा। ठीक है, मीडियम में मध्य शहर और छोटे शहर में तहसील वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, ये विभाजन आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद अनुसूची पता लग गया आपको। 11वीं, विषय 29 है 73वां संविधान संशोधन। अनुसूची 12, विषय 18, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट बिल आपको समझ में आ रहे होंगे। चुनाव निर्णय, देखो, चुनाव निर्णय लेने का काम राज्य सरकार का है और चुनाव कराने का काम राज्य चुनाव आयोग का है। ठीक है, लेकिन MLA का नहीं कराते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चुनाव निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, कब होगा। और चुनाव कराने का काम किसका है? राज्य चुनाव आयोग का है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी गया है। कार्यपालिका का काम प्रधान करेगा, न्यायपालिका का काम सरपंच करता है गाँव में। जमीन का हिसाब किताब के लिए पटवारी, लेखपाल, कानून को होते हैं। ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने जाते हो तहसील में। वाद विवाद के लिए पुलिस चौकी होती है। और मुखिया को हटाने के लिए मेंबर 2/3 बहुमत से जिला पंचायत में होने चाहिए। मेंबर कितने होने चाहिए? 2/3 एक साइड होने चाहिए। और अधिकारी अध्यक्ष
हट सकता है। ठीक है ना, अधिकारी जो अध्यक्ष होगा जिला पंचायत का वो हटा सकता है किसे, मुखिया को, ये इसके पास पावर होगी। और फटाफट कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में होती है। राज्य व जिले के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है, जो जिलाधीश होगा। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, सेना का मुख्य अधिकारी। मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता कौन थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो ये क्वेश्चन हुए हैं जो पढ़ते नहीं है लेकिन फिर पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है, 243 में। अनुच्छेद कौन सा है, 243, किसमें, ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है। उसके बाद जिला नियोजन समिति का संविधान संशोधन कौन सा था, 74वां था। ये मध्य प्रदेश के क्वेश्चन होगा रिलेटेड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होगा, पंचायत समिति का बजट पंचायत समिति के समक्ष कौन जो पेश करता है। पंचायत समिति का जो बजट होगा पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है, तो विस्तार अधिकारी होगा। ठीक है, किस समय काल में पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है, 1959 से 1964, क्योंकि 1959 में ही राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होती है 1964 तक। किस समय काल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है, 1965 से 1968 तक। तो दोनों काल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस समय काल को पंचायती राज का ह्रास काल कहा जाता है, तो 1969 से 1983 तक ये ह्रास काल में आएगा। उत्थान काल 59 से 64 है, 65 से 68 आपका ठहराव काल है, और ह्रास काल डिक्रीजमेंट है 1959 से 83 तक। किस समय काल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है, 1983 से आगे के काल का जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे, पुनरोदय काल बोलेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार जो किस देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी आपको पढ़ चुके हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी आप पढ़ चुके हैं, इसको आप एक बार समझ सकते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद मंडल पंचायत की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, या किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, अशोक मेहता की समिति पर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान, नागौर से हुआ। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, मेयर या महापौर। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई, 1953 में। तो इस पूरे लेक्चर की वीडियो आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।